ममता यदि यह सब सुन लेती तब क्या होता। नहीं नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका बीमार दिल क्या यह झटका सह पाएगा। हम दोनों कितने प्यार और विश्वास से यहाँ आए थे, भविष्य की सुखद कल्पनाओं के साथ। खैर, सपने तो सपने होते हैं। अब जल्द से जल्द लौटने का रिजर्वेशन कराना होगा। मुंबई से अभी सुबह ही लौटे हैं। गेट का ताला खोलते हुए एक सुखद एहसास हो रहा है। पड़ोस का डॉगी गेट पर ही लेटा हुआ मिला। हमारे 4 माह के मुंबई प्रवास में मानो वह घर की पहरेदारी करता रहा हो। माय स्वीट होम की अनुभूति अंदर तक भर गई। मेरी पत्नी ममता तो सामान व्यवस्थित करने में व्यस्त है। मैं पीछे लॉन में आ गया हूँ। हमारी काम वाली बाई ने बड़े जतन से हमारे बगीचे को संभाला है। एक भी पौधा मुरझाया नहीं है। दरवाजा खोलते ही गौरैया पूँछ हिलाते हुए मेरे पैरों के पास घूमने लगी। अपनी चिर परिचित प्याली में दाना पानी खोज रही थी। गौरैया जी, अभी तो आपको निराश ही होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मालकिन को अभी समय ही कहाँ मिला है जो तुम्हारी प्यालियों को दाने पानी से भर सके और तुम्हारी देखभाल कर सके। प्लीज़ अब लौट जाइए, कल तक सब कुछ पहले की तरह मिलेगा तुम्हें। गौरैया तुरंत उड़ गई, मानो उसे सब समझ आ गया। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा हूँ, मानो 4 माह की ताजगी अपने अंदर भर रहा हूँ। मन में एक अच्छी उम्मीद और ताजगी समाई है। सामने के घर से प्रभा एक थर्मस में चाय बनाकर ले आई। मेरी पसंद के बिस्किट भी साथ में लेकर आई है। कितना ख्याल रखते हैं आस पड़ोस वाले हमारा। आंटी अंकल, पहले आप चाय पी लीजिए, बाद में सब काम करिएगा। चाय के साथ साथ प्रभा पूरी कॉलोनी के हाल चाल भी बताती जा रही है। 4 माह की सारी खबरें गरम गरम नाश्ते की तरह परोस रही है। चाय पीकर रास्ते की सारी थकान मिट गई। आंटी, आज आप खाना मत बनाइएगा, मैं लेकर आऊंगी। हाँ, आशु को भेजकर आपकी मेहरी को बुलवा देती हूँ, वह आपकी सहायता करेगी। आप तब तक फ्रेश हो जाइए और मैं नाश्ता ले आती हूँ। प्रभा के प्यार से अभी हम अभिभूत ही थे कि पड़ोस से मंजू नाश्ते एवं खाने का निमंत्रण लेकर आ गई। बड़े प्यार एवं सम्मान से उसने हमारा अभिवादन किया। पूरी लेन वालों ने हमसे बहुत मिस किया। यह बात तो बिना बताए ही हमें स्पष्ट समझ में आ रही थी। हमारे पड़ोसी हमें अपनों से भी अधिक प्यार करते थे। एक एक करके सभी पड़ोसी मिलने आए। लंच एवं डिनर के इतने निमंत्रण मिले कि ममता यदि 4 दिन भी गैस न जलाए तो चलेगा। सब ने आपस में तय कर लिया कि किस दिन किसके घर खाना बनेगा और ममता किसके घर जाएगी। चलो, इतने दिन में तो ममता सब कुछ व्यवस्थित कर लेगी, मैं सोचने लगा। वह भी तो अब बूढ़ी हो चुकी है। अब यही तो परिवार बन गया है हमारा। कल बाजार जाकर सब सामान लाना है, हर चीज़ नए सिरे से जोड़नी होगी। वहाँ से आते समय चिंता लगी थी, क्योंकि अब उम्र के साथ हिम्मत कम हो रही है, साथ देने वाले भी कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हमारी हिम्मत बनकर हमारे पड़ोसी खड़े मिले। सबका प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई के कल्चर से अभी हमारा शहर अछूता है। यहाँ अभी भी भाईचारा बना हुआ है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल मोहल्ले वाला। 4 दिन पंख लगाकर उड़ गए। ममता और मैं सबके प्यार में डूबे रहे। अब धरातल पर आना चाहिए। 5वें दिन ममता ने नाश्ता खाना बनाया। दिनचर्या नियमित हो गई। गौरैया नित्य दाना पानी लेने आने लगी। कुछ दिन से ममता के चेहरे पर थकान देखकर मेरा मन व्यथित होने लगा। जब से उसके हार्ट में प्रॉब्लम हुई है, बहुत जल्दी थक जाती है।
अब उसे भी आराम की ज़रूरत है। मैं सब देख समझ रहा हूँ, परंतु उसकी सहायता कैसे करूँ, यह समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, काम नहीं होता मुझसे। मुंबई कितनी आशा लेकर गए थे। आनंद का बार बार बुलाना, पापा अब आप हमारे पास आकर रहिए, आप आएंगे तो मैं बड़ा घर ले लूँगा। इन्हीं आश्वासनों के साथ सोचा कुछ दिन चलकर देखते हैं, वहाँ मन लग गया तो शेष जीवन आनंद के पास ही गुजार देंगे। अब कहीं न कहीं तो सेटल होना ही है, वहाँ रहेंगे तो उन्हें हमारी आदत पड़ जाएगी। हम भी अपना घर अपना शहर भूलकर बच्चों में रम जाएंगे। सोचकर तो यही गए थे, पर कहाँ, वहाँ भी जल्द ही मोह भंग हो गया जब उनका हाल चाल और माहौल देखा। आनंद एवं प्रिया का दफ्तर चले जाना, बच्चों का स्कूल तो था ही, हम दोनों को वहाँ भी अकेला कर जाती। ममता का काम और भी बढ़ गया। बच्चों के जाने पर सब समेटना, नाश्ता खाना बनाना, प्रिया के लौटने से पहले रात के खाने की तैयारी करना, इस तरह 6 आदमियों का काम। रात होते होते ममता थक कर चूर हो जाती। नौकरानी तो समय पर आती चली जाती, वह अपने से कुछ न भी कहे, पर मैं उसका सूखा चेहरा देखकर व्याकुल हो गया। प्रिया ममता के कारण काफ़ी रिलैक्स लगती। अब वह जब तब अपने काम ममता को सौंपने लगी। मैं सोचता इस तरह कितने दिन चलेगा। ममता तो कुछ कहेगी नहीं। अगर वह काम के बोझ के कारण अधिक बीमार हो गई तो क्या होगा। अभी इसी उधेड़-बुन में था कि मुझे लगने लगा कि बच्चे हमसे कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे हैं। पहले किसी प्रफुल्लता उनके चेहरे से गायब होने लगी है। मिनी एवं राहुल भी अब पहले की तरह स्कूल से आकर दादी बाबा करके हमारे पास लिपटने चिपटने नहीं आते हैं। क्या हो गया है न जाने। कभी हम बोझ तो नहीं बन रहे हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं कहता, परंतु कुछ बातें कहने से ज़्यादा समझी जाती हैं। यही मैं अनुभव कर रहा था और शायद यही सच भी था। जल्दी ही बच्चों की उदासीनता का कारण भी पता चल गया। एक दिन आनंद को फ़ोन पर बात करते सुना। यार तू ठीक कहता है, कितने दिन से हम सब इकट्ठे नहीं हुए। जब से मम्मी पापा आए हैं तब से कहाँ मिल सके। मेरा और प्रिया का मन भी बहुत करता है कि पहले की तरह घूमे फिरें, छुट्टी के दिन पानी पिलाने का और पीने पिलाने का प्रोग्राम बने, परंतु इनके रहते नहीं लगता कि पहले वाले दिन लौट कर आएंगे। अब तो लगता है कि इनका यही रहने का पक्का प्रोग्राम बन गया है। 4 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक वो वापस जाने की बात भी नहीं करते। पर तू चिंता न कर यार, कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ, जल्दी ही पुराने वाले दिन फिर लौट आए। तुम्हारी भाभी का भी यही हाल है। बच्चे अलग सहमे सहमे रहते हैं, अजब लाचारी है। आनंद की बातें सुनकर मैं तो स्तब्ध ही रह गया। अब मुझे समझ में आ गया कि बच्चे इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे थे। यह हमारी उपस्थिति से ऊब गए हैं, जल्दी ही हमसे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, आनंद को ही क्यों दोष दूं। पिछली बार हेमंत की यहाँ जब कनाडा गए, वहाँ से भी क्या मधुर स्मृतियाँ लेकर लौट सके। उसके बाद क्या वहाँ फिर जाने की हिम्मत हुई? नहीं। ममता यदि यह सब सुन लेती तब क्या होता। नहीं नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका बीमार दिल और ज़्यादा बीमार हो जाएगा और यह झटका सह नहीं पाएगा। हम दोनों कितने प्यार और विश्वास से यहाँ आए,
से यहाँ आए थे, भविष्य की सुखद कल्पनाओं के साथ। खैर, सपने तो सपने होते हैं। अब जल्द से जल्द लौटने का रिजर्वेशन कराना होगा। अब यहाँ से मन उचट गया है। इस तरह अनिश्चित भविष्य के लिए हम लखनऊ लौट आए, बिना बच्चों को यह अनुभव कराए कि हम तुमसे नाराज हैं। दिन बीतते जा रहे थे। ममता तो घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहने लगी। इधर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। पड़ोसी लाख अच्छे हैं, उनकी भी तो सीमाएं हैं। उम्र हमें भी जवान तो बना नहीं देगी। बुढ़ापे की तरफ नित्य ही कदम बढ़ते जा रहे हैं। हम दोनों हमेशा तो साथ नहीं रह सकते। आखिर आगे क्या होगा? एक न एक को तो इस दुनिया से पहले जाना होगा। तब यही पर्सन मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। अनेकों अनुत्तरित पर्सन मेरे अंदर खमोले खा रहे थे। एक दिन बरसों बाद मेरे बचपन के साथी आलोक का फोन आया कि वह एक शादी में पत्नी सहित लखनऊ आ रहा है। वह हमारे पास ही रुकना चाहता है। ये सुनकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया कि मेरा दोस्त आ रहा है। ममता भी बहुत प्रसन्न हुई। हम दोनों ने उनके स्वागत की पूरी तैयारियां की और उनकी तैयारियों में जोरों शोरों से लग गए। आलोक मेरे बचपन का दोस्त था, मेरा लंगोटिया यार। गलियों में गिल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, साथ साथ पढ़ना, एक दूसरे के साथ खाना खाना हमारा रोज का काम था। अब तो बरसों हो गए थे एक दूसरे से मिले। उसे रिटायर हुए भी कई वर्ष बीत गए। उसे लेने हम दोनों स्टेशन गए। 4 दिन का उसका लखनऊ प्रवास बहुत ही व्यस्त रहा। खूब बातें हुई एक दूसरे से, निजी बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर की। उसकी इकलौती जवान बेटी का निधन हो गया। जब कार दुर्घटना में हो गया, उस समय वे दोनों ही एकदम टूटकर बिखर गए थे। सुनते ही हम दोनों उनके पास जयपुर पहुंच गए। किसी प्रकार की सांत्वना भी उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। उनके आंसू थमते ही नहीं थे। ईश्वर जब दुख देता है तब वही संभालता है। समय के साथ वे दोनों सब कुछ भूल गए और वे दोनों भी संभल गए। आलोक काम पर जाने लगा एवं भाभी ने घर के काम में एवं गरीब बच्चों को पढ़ाने में खुद को व्यस्त कर लिया। आजकल कहाँ रह रही हो? पूछने पर उसने जो कुछ बताया वह मेरे भविष्य के निर्णय के लिए विचारणीय प्रश्न बन गया। उसने बताया कि मैंने जयपुर वाला घर बेचकर जामनगर के एक वृद्धाश्रम में घर खरीद लिया है। उसके एक साथी भी पहले से वहां रहते हैं। उनकी मजबूरी यह थी कि 4 बेटों के रहते हुए बेटों के पास माँ बाप के लिए समय ही नहीं था। उन्होंने ही उसे यहाँ रहने का सुझाव दिया और उन्हें आश्रम में रहने को प्रेरित किया। उसने बताया, यार बड़ा विराट और भव्य आश्रम है जो कई एकड़ में बहुत दूर तक फैला हुआ है। अनेक वृद्ध दंपति वहां शानदार तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब अपने बच्चों से तिरस्कृत हों। कुछ लोग तो परिस्थितियों वश बच्चों की सहमति से वहां रह रहे हैं, तो कुछ लोग अपने बेटों से रुखवा होकर आए हैं। समय समय पर उनके बच्चे भी वहां आकर रहते हैं। वे भी बाहर आ जा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। शिवा की मृत्यु के बाद हमें तो इसी आश्रम ने संभाला, वरना हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। आश्रम क्या है, एक वृहद परिवार है जहाँ सब अपनी अपनी संस्कृति एवं आस्था के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। आलोक सब बताते हुए काफी भावुक हो गया। मुझे भी भविष्य की राह दिखाई देने लगी। मैंने उससे सब विस्तार से जानना चाहा। उसने बताया, आश्रम में 1 एवं 2 कमरों की कॉटेज बनी है। आप अपने हिसाब से कॉटेज खरीद लो।
खाना सामूहिक रसोई में बनता है। चाहो तो अपनी रसोई में बना लो या सामूहिक रसोई में खा लो। उसका दाम हर व्यक्ति के लिए हिसाब से अलग देना होगा। यदि वहाँ की कॉटेज पसंद न हो तो जमीन आश्रम से खरीदकर अपनी पसंद का घर बनवा लो। मैंने तो जयपुर का घर बेचकर 2 कमरे बनवा लिए। बचा पैसा भविष्य के लिए बैंक में डाल दिया। पेंशन तो है ही, हम तो वहाँ बहुत प्रसन्न हैं और सुरक्षित भी हैं। हाँ, पर एक बात है, आप दोनों के बाद आपका घर आश्रम की संपत्ति होगा। आपका अधिकार केवल आपके जीवन काल में ही होगा। आश्रम के अपने कुछ नियम भी हैं, जैसे शाकाहार का पालन करना, सुबह शाम वहाँ की गतिविधियों में भाग लेना, प्रार्थना में जाना, सत्संग इत्यादि में शामिल होना, योगा प्राणायाम करना। बीमार पड़ने पर वहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल भी है। ज़रूरत पड़ने पर बड़े अस्पताल ले जाने की व्यवस्था भी है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जब वहाँ आओगे तब सब अपनी आंखों से देख लेना। तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए तो कहना। अपने मन की बातें आलोक के साथ साझा करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं हुआ। करता भी क्यों नहीं। मेरे मुंबई प्रवास की बातें जानकर उसने मुझे यही सलाह दी कि हम दोनों को भी वहीं आकर रहना चाहिए और अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहिए। इसमें बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। आजकल की दिनचर्या ही ऐसी बन गई है कि माता पिता के लिए उनकी गृहस्थी ही कम ही स्थान निकाल पा रहे हैं। फिर वहाँ रहकर हम बच्चों से अलग कहाँ हैं। जैसे वह लखनऊ आते हैं, अब जामनगर आएंगे। तुम भी उनके पास जब चाहो जाकर रहो। आश्रम के द्वार सदा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। फिर हम दोनों तो हैं तुम्हारे साथ आश्वस्त होकर रहने के लिए। अब बस ममता से बात करके भविष्य की राह निश्चित करनी थी। मेरे मन में यह निश्चय आकर रहने लगा। आलोक के जाने के बाद मैंने सब बातें ममता को बताई। इसी संदर्भ में मुझे मुंबई में घटी घटना से भी उसे अवगत कराना पड़ा। सुनकर वह बहुत स्तंभ रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसने धैर्य दिखाते हुए सोचने का समय मांगा। 2 दिन बाद उसने मेरे निर्णय से सहमति जताई और कहा, मुझे लगता है कि वह खुद भी बच्चों के व्यवहार से दुखी थी। मुझसे उसने कभी परेशानियां शेयर नहीं की थी। अगर एक बार बच्चों से पूछ लेते। उसने दबी आवाज में प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने दृढ़ता से ठुकरा दिया। और हम सब व्यवस्था करके दोनों बच्चों को सूचित भर करेंगे। मेरा निश्चय अटल है। अगर तुम्हें पसंद है तो देख लो। मकान बेचने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली और उसने जल्दी ही कोई ग्राहक बताने को कहा। इसी बीच हम जामनगर होकर आश्रम की सारी व्यवस्था स्वयं देख आए और वहाँ सब भी बहुत ही व्यवस्थित था, बल्कि उसके बताए हुए से भी कहीं अधिक। 2 कमरों की एक कॉटेज ममता को पसंद आई। उसे संवारने का जिम्मा आलोक ने ले लिया। बस इसी तरह से उनकी गृहस्थी शुरू होने वाली थी। आश्रम से लौटकर हेमंत एवं आनंद को फोन पर सब बातें विस्तार से बता दी। प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, वह हुई भी। दोनों ही परेशान लगे। उन्होंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन मैं एक बार अतीत के कटु अनुभव को दोहराने को तैयार नहीं था। इसलिए ममता भी एक बार तो बच्चों के आग्रह से विचलित लगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि भविष्य में फिर से वह ये सब नहीं करेंगे। भविष्य में तो हम दोनों और अधिक अशक्त हो जाएंगे। अब इतना आगे बढ़कर निर्णय बदलना असंभव था।